वो बंदा मेरे ऊपर बैठ के मुझे मारने की कोशिश करता है, बल्कि मारता है, बालों से घसीटता हुआ सर को बाहर लेके आया, मेरे सर को उसने जमीन पे मारा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे जरब लगी हुई है। बंदे ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा, इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मुबैना तौर पर उसने मेरी आंखें निकालने की कोशिश की है। कॉल करने के 1 घंटे के बाद 15 आती है, वो डंडा उठाता है, मेरे शोहर के नाक के ऊपर डंडा मारता है। मेरी सास है इसमें शामिल, मेरी नंद है इसमें शामिल, मेरी जेठानी है इसमें शामिल। औरत पे हाथ उठाना ये काबिल कबूल नहीं है, अब नहीं मेरे से बर्दाश्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन अवान। इससे पहले जो है वो लामहदूद मैं आपके पास स्टोरीज़ लेकर आया हूं, लेकिन आज की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। वो दिलचस्प इस वजह से क्योंकि ये जो मेरे साथ आप अरीज को देख रहे हैं, इसकी वीडियो कुछ अर्सा पहले जो है वो खुली कचहरी में वायरल होती है और वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये एक रिपोर्टर्स को बताती हैं ऑन कैमरा कि मेरे साथ जो है वो इस तरह के मामलात हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद ना पुलिस मेरी बात सुन रही है, ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा जो है वो मेरी बात सुनने को तैयार है। पुलिस जो है वो कुछ अर्सा बाद एक वीडियो जारी करती है और उसमें वो बाकायदा तौर पर बताती है और दिखाती है कि अरीज को किस तरह से थाने में लाया जाता है और किस तरह से इसको प्रोटोकॉल दिया जाता है और कैसे जो है वो इसकी सुनवाई की जाती है। अब इतना अर्सा गुजरने के बावजूद एक अरीज की जो ससुराल वाले हैं इसके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, ना सिर्फ इसके ऊपर बल्कि इसके शौहर पर भी तशद्दुद करते हैं और फिर ये FIR करवाती है और FIR का आज तक किसी किस्म का कोई फैसला ही नहीं हो सकता। अब मेरे साथ अरीज जी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अरीज, मुझे ये बताइएगा कि आपकी FIR को कितना अर्सा हो चुका है और तशद्दुद आप पर बेसिकली आपके ससुराल वालों ने किया क्या, उसकी रीज़न क्या? FIR को तकरीबन आज 4 महीने हो चुके हैं। पहले तो ये लोग मेरी FIR काट ही नहीं रहे थे। ये लोग ये कह रहे थे कि ये छोटे छोटे निशानों की या ये छोटी छोटी चीज़ों की FIR नहीं काटते हम। तो बहुत मुश्किल मेरी FIR इन्होंने काटी है। 21 अप्रैल 2026 को 12 बजे मेरे साथ ये वकूआ पेश आया कि मेरे जेठ मोहम्मद उस्मान अकरम और साथ में मेरे ससुराल वाले प्री प्लान होकर मेरे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है मेरा जेठ मोहम्मद उस्मान अकरम है, वो मेरे कमरे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, साथ में ही मेरे ससुराल वाले, और मुझे धमकियां देते हैं कि तुम्हें आज हमने मारना पीटना है और तुम्हें आज जान से नहीं छोड़ना, तुम्हें आज जान से मारना है हमने। बहरहाल मेरे शौहर जो है वो मेरी दफा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो मुझे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर से लॉक लगा लो और मैं बाहर से लॉक लगा लेता हूँ। और मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तक ना पहुँचे, मेरे से बात करें और बैठ के बात करें। बहरहाल मोहम्मद उस्मान अकरम जो मेरा जेठ है वो मेरे शौहर की बात नहीं सुनता और वो डंडा उठाता है, मेरे शौहर के नाक के ऊपर डंडा मारता है, जिससे उनकी नेजल बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है और 337A4 अट्रैक्ट करती है वहाँ पे, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उस टाइम पे मेरे शौहर जो है वो बेयारो मददगार ज़मीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उस बंदे ने मेरे तक पहुँचने के लिए पहले अपने भाई पर वार किया। जब वो बेहोश हो गया देन उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। मैं आपको बार बार ये कहती आ रही हूँ कि उस बंदे ने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, इन्वेस्टिगेट किया जाए। उस बंदे ने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ के मुझे बालों से घसीटता हुआ सर को बाहर लेके आया, मेरे सर को उसने ज़मीन पे मारा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे जरब लगी हुई है और मुबैना तौर पर उसने मेरी आंखें निकालने की कोशिश की है। मेरी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो नाखूनों के निशानात हैं, चेहरे पे नाखूनों के निशानात हैं और मेरे जो है गर्दन के आसपास भी नाखूनों के निशानात हैं और मेरे जिस्म पे भी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे जिस्म पे भी इर्द गिर्द नाखूनों के निशानात हैं। वो बंदा मेरे ऊपर बैठ के मुझे मारने की कोशिश करता है, बल्कि मारता है और मुझे बरहना करता है, मेरे कपड़े फाड़ता है कि उस टाइम पे कि मैं अपने आप को बहुत अनसेफ फील करती हूँ। 15 पे कॉल मैंने पहले ही कर चुकी होती हूँ। जब मैं कमरे के अंदर बंद होती हूँ मेरा शौहर मुझे कहता है, 1 घंटा इनको रोकने की कोशिश करता है कि तुम लोग रुक जाओ। जब वो नहीं रोक पाता तो तब मेरे शौहर मुझे इजाज़त देते हैं कि तुम ना 15 की कॉल चला दो, वो लोग पहुँच जाए। मेरे पे तशद्दुद 1 घंटे के बाद 15 आती है, कॉल करने के 1 घंटे के बाद 15 आती है और 15 तब आती है जब उन्होंने मुझे मार दिया होता है। मैं कॉल पे 15 को बता भी रही होती हूँ कि आप जल्दी पहुँच जाएं, मुझे खदशा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, और वो भी हुआ, उन्होंने मुझे मार पीट लिया। तब वो बंदे मेरे पास पुलिस वाले पहुंचे हैं और उस बंदे को ऑन द स्पॉट पकड़ के लेके जाते हैं और लेके जाके रात के अंधेरे में उस बंदे को छोड़ दिया जाता है। क्यों? औरत एक रेड लाइन है, रेड लाइन होने के बावजूद भी वो बंदा रातों रात छोड़ दिया जाता है। इवन कि मेरा मेडिकल भी कंप्लीट हुआ होता है उस टाइम पे। मुझे बस ये बता दें कि आप पर तशद्दुद करने की वजह क्या है? मेरी एक तो मेरी औलाद नहीं है। देखिए बात कोई भी हो, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन मेरे पे हाथ क्यों उठाया, और वो भी एक नाम महरम होके मेरे पे हाथ उठाया।
उसका क्या हक बनता था कि मेरे पे हाथ उठाने का। जितनी घर में मर्जी लड़ाइयाँ पेश आती हैं मैं मानती हूँ, एक तो सबसे बड़ी वजह है कि मेरे पास औलाद कोई नहीं है। पिछले 7 साल से मेरे पास औलाद नहीं है। इस बंदे ने पहले भी मेरे पे हाथ उठाया, लेकिन फैमिली मेंबर ने बीच में आके से इसका क्या लेना देना है वो मुझे ये कहते हैं कि इसकी औलाद कोई नहीं है, तुम इसको डाइवोर्स दो। और मतलब कि जो भी घर में छोटी मोटी बात होती है, जैसे कि मैंने ये फाइल उठाई है, मैंने यहाँ पे रखी है, तो मुझे इस बात पे भी एलिगेशन लगाया जाता है कि इसने ये चीज़ यहाँ पे क्यों उठा के रखी है, इसका इस घर में कोई हक नहीं बनता, इसकी कोई औलाद नहीं है। कितने अरसे से ये चीजें आपके साथ चल रही हैं? तकरीबन आज 7 साल हो गए हैं, 7-7.5 साल हो गए। शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 7 साल 4 महीने हो चुके हैं। उतने ही सालों से, जब से शादी है उसके बाद से कंटिन्यूसली आपके हाँ जी, साथ? कंटिन्यूसली मेरे साथ ऐसे होता आ रहा है, बल्कि 3 से 4 बार इन्होंने मुझे मारा भी है। तब भी मैं फैमिली मेंबर्स ने लास्ट टाइम इन्होंने मुझे तब मारा था जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी। एक बार जिसकी औलाद नहीं है इसको डिवोर्स देकर इसका कोई घर में हक नहीं बनता। इसको जो कमरा दिया हुआ है वो नाजायज़ कमरा दिया हुआ है, आप लोगों ने बस ये यहाँ से निकल जाए, इसको डाइवोर्स दो। वो बल्कि मेरे शोहर को टॉर्चर इस बात पे करता है कि इसको डाइवोर्स दो, तुमसे कंट्रोल नहीं होती है, मैं कंट्रोल करता हूँ। नहीं तो ये इस उस्मान अकरम ने ही सारा, उस्मान अकरम ने, और प्री प्लान होके ये मेरे कमरे के बाहर आए हैं। मेरी सास है इसमें शामिल, मेरी नंद है इसमें शामिल, मेरी जेठानी है इसमें शामिल। इन तीनों ने उसको जुल्म की हौसला अफजाई की है, उसको बंदे को आगे किया मेरे जेठ को कि तुम उसको मारो पीटो, हम देख लेंगे। इससे पहले भी तशद्दुद? हाँ जी, इससे पहले भी तशद्दुद हो चुका है। इससे पहले कोई 15 की कॉल नहीं, इससे पहले नहीं, इससे पहले मेरे में कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए आवाज़ उठा पाऊँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई है और मैं अपने लिए इंसाफ लेकर रहूँगी। मुझे ये बताएं कि शौहर का आपके साथ देना और उसके बावजूद आपकी ससुराल वालों का आपको घर से निकाल देना, ये मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो मुझे थोड़ी क्लियर कर। शौहर को ये कहते हैं कि इससे औलाद नहीं हुई है तुम्हें, तुम इसको डाइवोर्स दे दो, और शौहर मेरे मानते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं इसको डाइवोर्स नहीं दूंगा। और छोटी छोटी घर की छोटी आपको पता है, छोटी छोटी लड़ाइयों में, छोटे छोटे मामलात में औरत पे हाथ उठाना ये काबिल कबूल नहीं है। अब नहीं मेरे से बर्दाश्त होगा कि छोटी छोटी बात पे आप लोग मुझे इस बात से टॉर्चर करें कि मेरे पास औलाद कोई नहीं है, इसको तलाक दो। रोज बरोज एक ही बात, इसको तलाक दो, इसको कमरे से बाहर निकालो, हम इसका कोई हक नहीं बनता यहाँ पे रहने का, इसको डाइवोर्स दो, इसको डाइवोर्स दो। बस एक ही बात मैं सुन के पागल हो चुकी हूँ कि इसको डाइवोर्स। शौहर कहाँ पे है? आपके साथ हैं या फिर वो अपने घर? वो मेरे साथ है, उसको भी घर से निकाला हुआ है, उसको भी घर से निकाला, वो मेरे साथ है। इस टाइम पे मैं मारी सड़कों पे फिर रही हूँ। कभी मैं अपने ताया के घर होती हूँ, कभी किसी चाचे के घर में हो रही हूँ, कभी मैं अपने वालदैन के घर में बैठी होती हूँ कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप एक बात बताएं, एक रूम के अंदर मेरी वालदैन भी रह रहे हैं, मैं भी रह रही हूँ और मेरा शौहर भी रह रहा है, कि कितनी देर तक मैं ये सब गुजारा करूंगी। मेरी कोई आवाज़ सुने, मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ चाहिए कि औरत पे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मेरे पे हाथ क्यों उठाया, मैं इसको कबूल नहीं करूँगी। कितना अर्सा आपको पुलिस स्टेशन कचहरियों के चक्कर लगाते हो? मुझे आज 4 महीने हो गए। 4 महीनों में किसी ने आपकी ना FIR का सुना जा रहा है ना आपकी कचहरी में थानों में? बिल्कुल। मैं जब 10वें 12वें दिन जो है पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ कि इन्होंने मुलजिम को रात के अंधेरे में क्यों छोड़ा, मुझे जवाब चाहिए इसका, तो मेरे पे अगले दिन क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया जाता है। मुझे बताएं, मैं कमरे के अंदर बंद हूँ, मेरी 15 की रिकॉर्ड भी आप सामने लेके आए ना कि मैं 15 पे क्या कह रही हूँ कि मैं कमरे के अंदर बंद हूँ, आप प्लीज़ जल्दी पहुँच जाए, मुझे खदशा है कि ये लोग मुझे मार देंगे। उसके बावजूद भी मैं अंदर होती हूँ, मेरा शौहर बाहर होता है, वो 5 जाने होते हैं मारने के लिए। मरकजी मुलजिम मोहम्मद उस्मान अकरम है। अब उसके बावजूद भी मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा करवा दिया जाता है कि मैंने मारा है, जिसका कोई मेडिकल ही मौजूद नहीं है। और वो हुए के 13 दिन बाद मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा हुआ। आप लगातार उस्मान अकरम का नाम ले रही हैं। मैं आपसे दूसरे के भी पूछना चाह रहा हूँ कि वो फैमिली मेंबर कर रहे थे भाई, मैं हौसला अफजाई कर रहे थे, वो भी बराबर के शरीक हुआ ना? फिर हौसला अफजाई कर रहे थे। जैसे कि वो बंदा मुझे मारा था ऊपर बैठ के, उसकी बीवी जो है मेरे बाल खींच रही थी, मैंने बाल जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे दिखाए हैं, मेरे यहाँ से बाल उतरे हुए हैं इतने सारे, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे वो बाल दिखाए हैं, मैंने पुलिस वालों को वो बाल दिखाए हैं। और ये मुक्के की बरसात मेरी जो है वो नंद कर रही थी। उनका क्या नाम? उनका नाम है सुमेरा अकरम। आप खुली कचहरी आई थी, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। खुली कचहरी में जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो है वो पुलिस वालों ने अपनी एक वीडियो जारी की कि आपको तो रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है। जी, वो प्री प्लान वीडियो है। वो किस तरह से? वो प्री प्लान वीडियो है इस तरह से कि उसकी बेल जो है वो कंफर्म हो जाती है। ठीक है। डंडे की जगह उन्होंने मुक्का लिख दिया जाता है, जबकि मैं बार कह रही हूँ कि उस बंदे ने डंडे के साथ वार किया। उस बंदे ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के मुझे मारा पीटा, मेरे शौहर को भी मारा। फिर भी उसकी जो है वो बेल कंफर्म हो जाती है। बेल कंफर्म होने के बाद
जब ना मेरे पास घर होता है ना मेरे पास कोई चीज़ होता है, मैं सड़क पे रुल रही होती हूँ, तो मुझे किससे पता चलता है कि आप ना सीएम की खुली कचहरी लग रही है, आप उधर चाहें, शायद आपको इंसाफ मिल जाए। ठीक है। मैं इसी हौसले रात का सफर करके सीएम की खुली कचहरी पे पहुंचती हूँ। पहुंच के मैं अपने लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरे पास ये एक जो है क्या नाम है, एक बैनर है जिसको मैं खोलती हूँ, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती का वाकया पेश आया है। फिर भी उस मुलजिम की बेलें कंफर्म हो गई हैं और पुलिस मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। थाने में इंसान इसलिए जाता है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाता है थाने में। एक औरत को प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, एक औरत की बात नहीं सुनी जा रही है, एक औरत को घंटों घंटों बैठना पड़ रहा है पुलिस स्टेशन में। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और मैं उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आपकी मेहरबानी है, मुझे मेरा मोबाइल वापस किया जाए, मेरे सारे सबूत उसके अंदर हैं। दूसरा ये कि मुझे एक बार डीपीओ साहब से मिलवाया जाए कि ऐसा क्या हो गया कि आपने मेरे शोहर को अरेस्ट कर लिया है और उस पर पर्चा दे रहे हैं और मैं वहाँ उसकी बेलें कैसे करवाती फिरूंगी? 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लग जाता है बेलें करवाने के लिए, वकील करवाने के लिए। मेरे पास तो पैसे नहीं है खाने पीने के, मैं कहाँ से करवाऊंगी? बहरहाल मुझे डीपीओ के सामने पेश कर दिया जाता है। मैं सर के सामने हाथ जोड़ती हूँ कि सर मेहरबानी है आपकी, मेरे पास तो एक 10 रुपये नहीं है कि मैं कुछ खा सकूँ या यहाँ से किराया लगा के मैं थाने जाके अपने शोहर को देख सकूँ। वो लोग तो कुछ भी कर लेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे शोहर के अलावा। आपकी मेहरबानी है कि मेरे शोहर को छोड़ दें, मेरा मोबाइल वापस दे दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो उस टाइम पे जो कुछ अल्फाज कहे जाते हैं कि तुम जो है वो मीडिया के सामने आओगी, तो मैंने कहा सर मैं सिर्फ इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आई थी। तो बहरहाल वो कहते हैं कि इसके शोहर को जो है छोड़ दो और इसका मोबाइल जो है वापस कर दो। और जब मैं थाने में पहुंचती हूँ, आप यकीन माने कि वहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ होता है कि ये क्रॉस वर्जन है, ये एफआईआर में इस पे मैं सुलह करती हूँ और मैं उस पर साइन नहीं करती। पहले से लिखा, मैं साइन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उस पर कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि मैं किस वजह से साइन करूँ इस पर, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसपे वो साइन करवा लेते हैं और केस बंद हो जाता है। और वो खुद एक इलीगल काम करता है और काफ़ी साल से वो इलीगल काम करता आ रहा है। मेरे पास उसके खिलाफ सारे शवाहिद मौजूद हैं और मैं वक्त आने पर इंशाल्लाह मैं मुतलका अदारों को इसके सारे शवाहिद पेश करूँगी गैर कानूनी कामों के, और ज़रूरत पड़ी तो अवाम के सामने भी वो सारे शवाहिद मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह, ताकि जो जुल्म का जो साथ देने वाला भी जालिम होता है और वो भी कैफे किरदार तक पहुँचे और उसको भी कानून को जवाब देना होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये अरीज मेरे साथ मौजूद थी और मुसलसल थानों के, कचहरियों के और खुली कचहरियों के जो है वो चक्कर लगा कर बिल आखिर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री तक पहुँची है और उसका कहना है कि शायद यहाँ से जो है वो मेरी आला हुकाम तक जो है वो बात पहुँच सके। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ और लॉ मिनिस्टर राणा मोहम्मद इकबाल साहब इस केस को अगर सुने देखें तो मैं भी जिस तरह से अरीज अपने बयानात को इजहार कर रही है और जिस तरह आंखें नम करके ये अपने लोगों को अपने जज्बात और अपनी चीज़ें जो है वो एहसासात अपने बताने की कोशिश कर रही है, अगर आप में से कोई भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करे या किसी को लगता है कि अरीज जो है वो तमाम चीज़ें गलत और फेक और प्रोपागेंडा कर रही है, तो ये जो उसके पास एक फ़ाइल मौजूद है जिसमें उसकी तमाम एफआईआर्स की कॉपीज़, उसके ऊपर तशद्दुद किए गए मेडिकल्स और उसने जो अदालतों में जो रिट पिटिशन जो दायर की हैं वो तमाम के तमाम सबूत लिए, और इसके साथ साथ जो इसके पास एक बैनर मौजूद होता है जिसको बार बार डीपीओ साहब हो या आरपीओ साहब हो या फिर खुली कचहरी हो, वहाँ पर ताने दिए जाते हैं कि आप जो है वो जो बैनर आपके पास मौजूद होता है उसको खोल के रखें। वो बैनर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, यहाँ से बैनर बल्कि इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ उनकी फुटेजेस इसके पास मौजूद है, इनके जो शोहर पर तशद्दुद हुआ वो फुटेजेस मौजूद है, तमाम की तमाम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस फाइल में बंद है। लेकिन ये फ़ाइल महज इसके हाथों में तब तक है जब तक इंसाफ की दहलीज तक नहीं पहुँचती। तमाम थानों के, खुली कचहरियों के और अदालतों के चक्कर लगाने के बाद बिल आखिर इसने सहाफ़ियों का सहारा लिया है और वहाँ की ये कोशिश इसकी ये है कि यहाँ से अगर मेरी बात आला हुकाम तक पहुँच सके तो शायद मैं जो है वो वापस कर सकूँ। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ, ख़वातीन का निकाह करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुशी के साथ निकाह कर दिया जाता है, लेकिन उसका जब वापस अपने घर पर आना ये मेरे ख्याल से मौत से कम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद ये अपने घर पर अपनी बहनों के एक कमरे के, जिस तरह ये बता रही है कि उसमें रह रही है, उसमें ही इसके भाई होते हैं, वालिदैन होती हैं, इसकी सिस्टर होती है, शौहर होते हैं, तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये उसी कमरे में बेसहारा होकर वहाँ पर पड़ी। और ये क्या ये रही है कि आखिर कब तक, और ये मेरा और आपका सवाल भी यही है कि आखिर कब तक अगर इसको इंसाफ मिल जाए तो ये अपने उसी घर में वापस जा सकती है, उसी घर को अपना सहारा बना सकती है, उसी छत के नीचे दोबारा से अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकती है जिस तरह से पहले जो है वो गुजारती आ रही थी। या अगर ऐसा नहीं भी होता
तो जो इसके मामला जो इसके शौहर के हिस्से में आता है ये लेकर अलहदा से अपनी छत जो है वो बना सकती है, लेकिन ये तब सब चीज़ें मुमकिन होगी जब इसको इंसाफ मिलेगा, जब जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जब इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, जब प्रॉपर तरीके से रीत की जो मैंने बातें सुनी हैं वो कोई आला अफसर जो है वो इसकी बात को प्रॉपर तरीके से समझेगा, सुनेगा और उसके ऊपर अमल करेगा, फिर जाकर ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। और जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो रेड लाइन है वो भी बाकायदा तौर पर इनिशिएटिव के साथ सामने आएगी कि वाकई ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जो रेड लाइन है वो हकीकी मानों पर ग्राउंड रियलिटी पर भी काम करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अभी तक जहाँ जहाँ पर अड़ीज गई है, चाहे वो खुली कचहरी हो, थाने हो, कचहरी हो, तमाम के लोगों से जो है वो उसको इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो बिल आखिर वो यहाँ पर पहुँची है और अब उसको सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो ना किसी किस्म का कोई सुलह करना चाह रही है, ना किसी किस्म के जो है वो पैसे लेना चाह रही है। उसका कहना है कि मुझे सिर्फ इंसाफ दिया जाए इस बिहार पे कि मुझ पर तशद्दुद क्यों किया गया। और ये तशद्दुद करने वाले जितने भी इसमें मुलव्विस अफराद हैं उन तमाम के तमाम लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई मुतालबा नहीं है और जो मेरे शौहर हैं उसका जो हिस्सा बनता है या मेरे घर पे जो मेरी छत है वो मुझे जो है वो मुहैया कीजिए। वो एक ही सूरत में पॉसिबल होगी जब रीच को कोई आला अफसर जो है वो अपने पास बुला कर इसकी तमाम चीज़ें उसी तरह से सुनेगा जिस तरह से मैंने सुनी है। खैर आज की स्टोरी में आज की स्टोरी में यही, अगली स्टोरी में फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए पर्सन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।